नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेट सेक्शन। तो दोस्तों, आज है 27 ऑफ जनवरी और क्या है आज? दिन है थर्सडे, मतलब कि बृहस्पतिवार कहते हैं हम। ठीक है, सो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम कल के क्वेश्चंस पे नजर डालेंगे एंड आई एम ग्लैड दैट यू गाइज हैव वॉच्ड द एंटायर वीडियो। कल का जो हमारा रिपब्लिक डे का वीडियो था, आई होप कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी जो आपको समझ में आई होंगी, और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी मिले वेर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको दिए थे, राइट? मिक्स्ड मोनार्की क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, फिर लास्ट गवर्नर जनरल और इंटरिम प्रेसिडेंट। लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। प्रेसिडेंट कौन थे इंटरिम? राजेंद्र प्रसाद ही साहब ही प्रेसिडेंट थे जब तक कि 1952 का चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों का मोस्ट ऑफ द पीपल आपका आंसर सही है, और पहले दो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप, ये जो लाडली गुप्ता हैं उन्होंने पहले दो क्वेश्चन का आंसर सही लिखा है, और शेख समरीन ने भी पहले दो क्वेश्चन का आंसर सही लिखा है। हीना ने कहा है कि थैंक्स फॉर सिविल्स डेली फॉर डेली करंट अफेयर इनिशिएटिव, भैया प्लीज ब्रिंग एनसीईआरटी सेशंस। हीना बच्चे, मैंने आपको बताया हुआ है कि हम कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने की एनसीईआरटी बेस्ड सेशन, या फिर कैसे हम कवर कर सकते हैं पॉलिटी को, फिर एनवायरमेंटल को, या फिर किसी भी एक बुक को कैसे हम कवर कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इनका भी आंसर सही है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, इज द ओनली इंडियन एंड लास्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, दूसरा स्लाइड पे हम आते हैं। दूसरे स्लाइड पे भी ये मैंने क्वेश्चंस, ये जो है ये वाली स्लाइड देखिए आप, यहाँ पे भी लोगों ने विश किया है रिपब्लिक डे। थैंक यू भैया, जय हिंद जय हिंद। प्रवीण, हाउ टू डाउनलोड द एनालिसिस पीडीएफ विदाउट फिलिंग द मेंटरशिप फॉर्म। सुदेश, मैंने आपको कमेंट करके बता दिया है कि इट्स ऑल राइट, अगर आपको मेंटरशिप के लिए नहीं जाना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आपको इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। मतलब कि आपको वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसमें जो लिंक आएगा ना बाद में, जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो जैसे एक लिंक आएगा, उस लिंक को सेव कर लीजिए हमेशा के लिए, बुक मार्क कर लीजिए, ताकि कोई भी पीडीएफ हम जब इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज करते हैं तो उसी लिंक पे ही रिलीज होगा। ओके, ये सबके लिए भी है। ठीक, और ये मेरा जो हमने ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, ये नितेश है, प्रिया है, ये प्रमिला है, हमारे कंसिस्टेंट एस्पिरेंट्स हैं। जो आप लोग कमेंट करते हैं यार, तभी तो फिर हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है ना, तभी तो हम कुछ अलग करते हैं, तभी थोड़ा मेहनत और ज़्यादा करते हैं, और कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आपको मिले। ठीक है, सो नितेश ने कमेंट करके बताया है राइट्स एंड ड्यूटीज़ वाला, जो मैंने आई थिंक 25 तारीख को ही लिया था, डाइकोटमी वाला वीडियो, वो भी बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल था। और आप लोगों का जो कमेंट है, दैट मोटिवेट्स मी टू गो बियॉन्ड यूपीएससी। ओके, निखिल ने कहा है प्लीज कंटिन्यू द सीरीज, ग्रेट वर्क सर, प्लीज कंटिन्यू टू वॉच अस, प्लीज कंटिन्यू टू सपोर्ट अस, वी विल कंटिन्यू टू ब्रिंग दिस सीरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे डेली क्लासेस हैं, आई एम श्योर आप सब इसको जानते होंगे, और अगर आपको ज़रा सा भी नॉलेज बढ़ रही है, अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो पहले नहीं पता थी, अब पता चल रही है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और ये जो बेल आइकॉन यहाँ देख रहे हैं आप, उसको प्लीज़ प्रेस करिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस मत करिए। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। आते हैं हिंदू न्यूज़पेपर के ऊपर। आप देख रहे होंगे लाल पीला हरा नीला, मैंने हाईलाइट कर रखा है जैसे कि मैं डेली करता हूं। हम 3 आर्टिकल लेंगे आज। एक है द्रविडियन मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ, दूसरा है नीचे अनलॉक इंडियाज फूड प्रोसेसिंग पोटेंशियल, और तीसरा एक रेफरेंस है कीपिंग फेथ, वो इंडिया पाकिस्तान के लिए, वो मैंने बस ऐसे कर दिया है हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, जब भी दो देशों के बीच में संबंध अच्छे होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने वो चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं, और ख़ास करके जब पाकिस्तान और इंडिया की बात आए तो। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले तो अपने इस आर्टिकल पे, द्रविडियन मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ। ओके, तो इसमें लिखा है कि अगर ये तमिलनाडु का जो मॉडल है, ठीक है, द्रविडियन मॉडल तमिलनाडु का जो मॉडल है सोशल एडवांसमेंट का, ये मॉडल अगर समस्त भारत में हम अगर एप्लीकेबल कर दें, अप्लाई कर दें,
तो हमारी आधी प्रॉब्लम है डॉक्टर्स की वो दूर हो सकती है। इन पेशेंट जो पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे जो कमी होती है डॉक्टर्स की वो दूर हो सकती है। वो कैसे? बहुत अच्छी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने पुराने टाइम पे, और जिसका बेनिफिट वो आज उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी पिछले 4-5 सालों में आई थी और अचानक से सिचुएशन ठीक हो गई। ठीक है, तो इस पॉलिसी को समझने के लिए हम अपने प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। यहाँ पे द्रविडियन मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये हमारे जीएस पेपर 2 का पार्ट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, और एक यहाँ मैं मानूंगा यहाँ पे एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड है, इंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, यूनियन सेंटर रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि जब हम हेल्थ की बात करेंगे तो क्योंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, और कई राज्यों ने अपने हेल्थ पे बहुत काम किया है। केरला गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा काम किया है, और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट का आज हम देखेंगे कि क्या स्टेप्स उन्होंने लिए थे इतिहास में, हिस्ट्री में, जो कि आज बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं वो, और इनफैक्ट रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में काम चल रहा है उनका। ठीक है, सो देखिए, ये जरूरी नहीं कि हम अगर द्रविडियन मॉडल की बात करें तो एक नॉर्थ एंड साउथ बैरियर जो लोग बना रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है हमारे नीति निर्माण पे, पॉलिसी एंड इंटरवेंशंस पे। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, हम अपने राज्य को, हम अपने जनता को कैसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि तमिलनाडु के लोग कुछ और खाते हैं, कुछ और तरीके की जिंदगी जीते हैं, और नॉर्थ के लोग कुछ और नहीं। इट्स ऑल अबाउट दी विल पावर। ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की। ठीक है तो नॉर्थ में ही, राइट, सेंटर नॉर्थ में है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं ना कि लोग अलग हैं, अलग तरह की उनकी बिहेवियर है, नहीं। इट्स ऑल अबाउट द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, कैसे किस तरीके की हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं और क्या हमारा विजन है। ठीक है, तो आज हम वो समझते हैं। सो बेसिकली ये चर्चा में है, सुर्खियों में है पिछले जुलाई से ही। पिछले लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं जब से नीट पीजी का एग्ज़ाम के ऊपर बवाल चल रहा है। ठीक है, नीट पीजी और नीट यूजी से रिलेटेड। हम नीट से एग्ज़ाम के रिलेटेड में नहीं जाएंगे, वो एक सेपरेट मुद्दा है, एक अलग मुद्दा है। हम आज समझेंगे कि क्या था वो तमिलनाडु का द्रविडियन मॉडल, पब्लिक हेल्थ मॉडल, जिसको ये ऑथर कह रहे हैं कि अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है तो एक सोशल एडवांसमेंट इससे बढ़ती है, रूरल एरियाज पे लोगों की मदद होगी, पेशेंट्स की मदद होगी। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो एक जो जजमेंट अपना अपहोल्ड किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहोल्ड की है नीट में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की, और ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। जो स्टेप बहुत पहले ले लेना चाहिए था, वो बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में सोशल जस्टिस इससे होगा। किसी ने मुझसे पूछा था कि अफर्मेटिव एक्शंस क्या होते हैं। यही है अफर्मेटिव एक्शंस। ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट जिन्हें मौका नहीं मिलता था, जिनकी एक एस्पिरेशन थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लोगों की सेवा, जनता की सेवा करनी है, उन बेचार गरीबों को अब मुख्य धारा में लाने के लिए ये बात की गई है, मेन स्ट्रीम में लाने की ये बात की गई है। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम हुआ करता था एक मेरिट बेस्ड पे, एक एलीट एग्ज़ाम कहा जाता था जिसको, उसको साइड में रख के एक सामाजिक न्याय की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। ठीक है, सो अदर बैकवर्ड कास्ट को 27% रिजर्वेशन दे के नीट पीजी में एक अच्छा काम किया है, और हम सब उसके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से सहमत हैं। ओके, सो बेसिकली ये जो आर्टिकल है इसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बहुत महान जज हैं, जस्टिस हैं, और जस्टिस एएस बोपन्ना भी, उनका यही कहना था कि द प्रोप्राइटरी ऑफ एक्शंस एंड डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस शुड ऑल्सो बी सीन एज मार्कर्स ऑफ मेरिट। ठीक है, विच कैन नॉट बी एक्सेस इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन
के बदौलत हम पब्लिक सर्विस ये नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं, हमें ग्राउंड रूल भी समझना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि मेरिट शुड बी सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज एंड रिकंसेप्चुअलाइज एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट एडवांसेस सोशल गुड लाइक इक्वालिटी एज वेल एज सोसाइटल वैल्यू। ठीक है, सो इसी के संदर्भ में इसी से रिलेटेड हमने ये टेक्टोनिक शिफ्ट कब आया था। सो बेसिकली तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उन्होंने एक इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेरिट एंड सोशल इम्प्लीकेशन, मतलब एक सोशल इम्प्लीकेशन और जो मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन को क्लब किया था। बहुत पहले की बात है, ठीक है, लगभग 3-4 डेकेड्स हो गए होंगे। ठीक है, सो द अफर्मेटिव एक्शंस प्रोवाइडेड टू रिजर्वेशन फॉर इन सर्विसेज डॉक्टर्स। इन सर्विसेज डॉक्टर कौन है? जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। इन सर्विसेज डॉक्टर कौन हुए? जो कि यूजी कोर्स करके, जैसे एमबीबीएस हो गया, ठीक है, 4 साल एमबीबीएस 5 साल एमबीबीएस किया, उसके बाद जब डॉक्टर बनते हैं उन लोगों की बात हो रही है। ठीक, तो इन सर्विसेज डॉक्टर हैड स्टूड द टेस्ट फॉर द टाइम फॉर 4 डेकेड्स। ठीक है, जो स्कीम थी, स्कीम हैज रिजर्व्ड 50% ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट एंड सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीट्स फॉर गवर्नमेंट डॉक्टर अशर्ड इन टेक्टोनिक शिफ्ट। मतलब कि जितने भी ये स्टूडेंट्स थे, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे थे, अंडर ग्रेजुएट लोग थे, उनके लिए 50% सीट रिजर्व कर दी गई थी। इन सर्विस डॉक्टर्स के लिए 50% सीट रिजर्व कर दी गई थी। कहाँ पे? पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में और सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम में। ठीक है, देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट के सब्जेक्ट्स और स्ट्रीमलाइन अलग होती हैं और सुपर स्पेशलिटी एक अलग होता है। हमारे इंडिया में सुपर स्पेशलिटी की बहुत कमी है। ठीक है, हालांकि तमिलनाडु में नहीं है, और यही एक रीजन था कि तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस हुआ था यहाँ पे इस स्कीम के द्वारा। तो देखिए, ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट थी पूरे के पूरे राज्य को लेकर कि 50% रिजर्वेशन दिया गया था इन सर्विसेज डॉक्टर को रिलेटेड। ठीक है, ग्रेजुएट एंड सुपर स्पेशलिटी मेडिकल हॉस्पिटल इन प्रोवाइडिंग टर्शरी हेल्थ केयर टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि द प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्ड पेव्ड द वे फॉर एंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सुपर स्पेशलिटी इन मल्टीपल डिसिप्लिन। ठीक है, तो हम सुपर स्पेशलिटी की बात करेंगे तो कौन कौन से डिसिप्लिन आएंगे? गायनेकोलॉजी, एनेस्थीसिया, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक, जनरल सर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक्स, which were scarce in almost every district headquarter hospital across state 40 years ago. ठीक है, ये सिर्फ इसी स्टेट की बात नहीं, किसी भी राज्य की बात आप ले सकते हैं। सुपर स्पेशलिटी तो बड़े बड़े शहरों में हुआ करते थे, राइट? दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, इंदौर, मुंबई, इन जैसे शहरों में, बैंगलोर जैसे शहरों में हुआ करते थे। डिस्ट्रिक्ट और अर्बन एरियाज की तो खैर बात ही छोड़िए, जो स्टेट के हैं। ठीक है, सो हुआ क्या कि द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर गवर्नमेंट डॉक्टर्स इन सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज कंट्रीब्यूटेड टू अ स्टडी राइज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टी स्पेशलिटी एक्सपर्टीज नॉट ओनली इन मेट्रो सिटीज, जैसे कि चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुराई, सब में धीरे धीरे होने। तो बेसिकली इस रिजर्वेशन की वजह से आम क्षेत्रों में भी, आम सिटीज में भी डॉक्टर्स बढ़ने लगे, इंक्रीज होने लगे उनकी। और एक टाइम ऐसा आया कि तमिलनाडु हैज 900 सुपर स्पेशलिटीज डिफरेंट डिसिप्लिन्स। ठीक है, एंड दैट इज नाउ कंपेरेबल टू यूरोपियन कंट्री। बहुत कम ऐसे यूरोप की भी कंट्रीज हैं जिनके पास 900 सुपर स्पेशलिटीज डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं अपने स्टेट में। दैट्स बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, नाउ हुआ क्या था इसमें कि ये जो यूनिक स्कीम थी, इसके डुअल इफेक्ट थे। डुअल इफेक्ट बोले तो पहला इफेक्ट क्या था? इट एनकरेजेस द एमबीबीएस ग्रेजुएट्स, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था, जो इन सर्विस डॉक्टर बन जाते हैं। इट इनकरेजेस द एमबीबीएस ग्रेजुएट टू सर्व इन रूरल एरियाज, ठीक है, एज सर्विंग फॉर 3 years इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन रूरल एरियाज। बेसिकली ये ग्रेजुएट्स जो है, ये एमबीबीएस डॉक्टर्स जो हैं, वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, मतलब कि रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में अगर ये 3 साल काम करते हैं, उसके बाद फिर ये रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद के लिए जब ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जाएंगे, जब ये सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम के लिए एग्जाम देंगे, तो ये रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम थी कि भाई किसी को अट्रैक्ट करने के लिए एक लुक्रेटिव स्कीम थी कि आप 3 साल गांव में काम करिए,
ठीक है, जैसे आप 3 साल गांव में काम करते हैं, आप एलिजिबल हो जाएंगे रिजर्वेशन के लिए। बहुत अच्छी बात है। इस वजह से क्या होता था कि भारी मात्रा में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, एमबीबीएस डॉक्टर्स थे, जो कि विलेजेस में काम करते थे और रिमोट एरियाज में काम करते थे। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, डॉक्टर्स की कमी नहीं हुई। इससे रिलेटेड बहुत अच्छी स्कीम थी। दूसरा क्या था कि दोज हु सिक्योर पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी सीट बाय अवेलिंग देमसेल्फ, जो भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम दिया, मैंने 3 साल गांव में काम किया, मैंने उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएट या सुपर स्पेशलिटी के लिए एग्जाम दिया और मैं क्लियर हो गया, रिजर्वेशन मुझे मिल गया। अब क्या होगा कि मुझे होल्ड करने के लिए सरकार ने क्या किया, मुझे होल्ड करने के लिए सरकार ने कहा कि भाई तुम गवर्नमेंट के साथ तुम अपने रिटायरमेंट तक काम करोगे, तुम्हें कोई हटा नहीं सकता। इससे क्या होता है, मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन हो गई मेरी, ठीक है। एक सुपर स्पेशलिटी में तो हूं ही मैं, जॉब सेटिस्फैक्शन भी हो गई मेरी, और क्या, बस यही तो चाहिए डॉक्टर्स को, राइट, कि हम काम भी करते रहें, हमारी जॉब भी सेटिस्फैक्शन रहे, और फिर रूरल एरियाज में लोगों की हम मदद करते रहें। तो यही हुआ था कि दोज हु सिक्योर्ड पोस्ट ग्रेजुएट एंड सुपर स्पेशलिटी सीट्स, ये by availing themselves in service reservation will serve the government till their retirement, ठीक है। So this legal binding has ensured a vast majority of specialists to continue their services in the government sector through their career, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ये भी होता है कि वो डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाए, वो डॉक्टर बाहर ना चला जाए, यूएस यूके यहाँ ना चला जाए, ठीक है। इससे ये सेक्टर होता है। तो आइए हम न्यूज़ पे एक बार देखते हैं। न्यूज़ में एक ये भी देखा गया था कि ये जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, ठीक, उस टाइम पे विजन उनका बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। उनको ये पता चल गया था कि भाई आने वाले 40 सालों में जनसंख्या और बढ़ने वाली है, और वैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी तो हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे, तो क्यों ना हम स्कीम अभी से इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हैज़ बिगन। नाउ हुआ ये अब कि रिसेंटली द इंट्रोडक्शन ऑफ नीट, 2013 में नीट की स्थापना हुई, ठीक है, एंड रेगुलेशन बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो ये सारी चीजें रेगुलेट करती हैं। द एडमिशन पॉलिसी हैज अंडरगॉन सी चेंजेस। क्या किया इन लोगों ने रिसेंटली अभी, द वेटेज ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स हु सर्व्ड इन रूरल एरियाज हैज रिड्यूस। इन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस की हैं जिनकी वजह से रूरल एरियाज में जो डॉक्टर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ अब कम हो गई है। क्या चेंजेस किए हैं, वो ये है कि द MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फेम्ड पॉलिसी ऑफ गिविंग 50% ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स टू सर्विस डॉक्टर्स। ध्यान रखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स टू सर्विस डॉक्टर्स, कौन सी, डिप्लोमा सीट्स, ठीक है। और किसको एग्जाम कर दिया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज को एग्जाम्प्ट कर दिया है। जैसे MD MS वगैरह होते थे, इसको एग्जाम्प्ट कर दिया है, और सिर्फ डिप्लोमा। इसकी वजह से क्या हो गया है कि जो बहुत सारे ऐसे एस्पायरेशनल डॉक्टर्स हुआ करते थे, जिनको वो स्कीम दिख रही थी सरकार की, जो ऊपर हमने 2 डिस्कस किया है, वो उनको नहीं मिल पाएगी। वो एक्सेप्शन हटा दिया है। किसको मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वालों को। ये दिक्कत हो गई थी तमिलनाडु में, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं अब वो नाराज हो गए थे, और कुछ लोगों ने भाई प्राइवेट में ज्वाइन कर लिया, कुछ लोग बाहर चले गए, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी एक एम होता है डॉक्टर्स का, ठीक है। एक बहुत किसी स्पेशलिटी में आप बहुत ही आज जनरल मेडिसिन के अलावा बहुत लोग हैं जो कि कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ठीक है, इसमें मन करता है लोगों का जाने का, इसमें दैट्स व्हाट दे एम फॉर, राइट। तो जो चीज़ अब यहाँ नहीं मिल पाएगी वो बाहर चले जाएंगे, ठीक। सो इससे क्या हुआ कि जितने भी इसके स्टेक होल्डर थे तमिलनाडु गवर्नमेंट के, उनसे बिना पूछे ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी गई, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम। और इनफैक्ट उसके बाद भी क्या हुआ कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है, यूनियन गवर्नमेंट वेंट टू एक्सटेंट ऑफ फाइलिंग एफिडेविट ओपोजिंग इन सर्विस रिजर्वेशन बिफोर मद्रास हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट व्हेन द न्यू रूल वाज चैलेंज्ड बाय तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन। इनफैक्ट एफिडेविट भी डाल दिया यूनियन गवर्नमेंट ने कि भाई इन सर्विस रिजर्वेशन अब नहीं होगा इससे रिलेटेड। हालांकि जो MCI बॉडी है, MCI, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था 2020 के जजमेंट में कि MCI
एक ऐसी बॉडी है जो कि रेगुलेट कर सकती है इन सारे फंक्शंस को, लेकिन एमसीआई रिजर्वेशन नहीं दे सकती। ठीक है, एमसीआई को हक ही नहीं है रिजर्वेशन देने का, तो यहीं पे मामला कट गया। ठीक है, सो इसकी वजह से जो हमारा बैकलॉग है अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ओके, जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है, जो सोशल सर्विसेज है, जो रूरल एरियाज में, जो रिमोट एरियाज में जो हमें सबसे ज़्यादा मेडिकल की आवश्यकता है, वहाँ पे डॉक्टर सब कम होते जा रहे हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू वाइडन द, यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू वाइडन द स्कोप ऑफ टाइम टेस्टेड प्रैक्टिस विच वुड एंश्योर रोबस्ट स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर, यूनियन गवर्नमेंट इज हेल बेंट ऑन अनलीशिंग मिजरी। ठीक है, तो आज के डेट में भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, आई मीन डॉक्टर्स बहुत लिमिटेड हैं, और इस प्रोविजन की वजह से और भी कमी हो जाएगी। ठीक है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं वो रिजर्वेशन के कुछ बाइफर्केशंस हैं जिसमें हम नहीं जाएंगे, उसमें कोई उतना खास नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आई होप कि ये जो पॉलिसी थी, काफ़ी अच्छी पॉलिसी थी तमिलनाडु गवर्नमेंट की, आई होप समझ में आया होगा आपको इसको। मेरा इसका इम्प्लीमेंट करने का, इस आर्टिकल को लेने का क्या मतलब था? मेरा ये मतलब था कि अगर आपके मेंस एग्जाम में पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, अफर्मेटिव एक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है GS2 का, तो ये सारी छोटी छोटी जो न्यूज़ होती हैं और जो इनिशिएटिव्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, उसको याद रखना पड़ेगा आपको, ताकि आप अपने आंसर में उसको सब्सटैंशिएट कर सकें, आप अपने आंसर में उसको मेंशन कर सकें। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। चलिए अब देखते हैं हम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच बॉडी कंडक्ट्स नीट UG एंड विच बॉडी कंडक्ट्स नीट PG। ये मैंने मेंस का भी क्वेश्चन दिया है, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू काइंडली कमेंट हियर, तो हम फ्रेमवर्क देख लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, चलो हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये जो हमारा था अनलॉकिंग इंडियाज फूड प्रोसेसिंग पोटेंशियल, ये GS पेपर 3 का टॉपिक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। बेसिकली ये टोटली एक स्कीम के ऊपर है, जो PLIS स्कीम आई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये उसी स्कीम के से रिलेटेड है। ठीक है, हम आते हैं न्यूज़ पे। ठीक है, देखिए हर रोज़ हर शाम को सबके घर में एक सवाल ज़रूर उठता है कि आज खाने में क्या बनेगा। ठीक है, आज खाने में क्या बनेगा, आज डिनर में क्या बनेगा, आज लंच में क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। ये एक नेशनल और हर घर का क्वेश्चन है। दिस इज अ नेशनल क्वेश्चन एंड एवरीबडीज हाउस होल्ड क्वेश्चन डेली का। ठीक है, मैं भी अभी जाऊंगा तो क्या खाने में होगा मैं देखूंगा, फिर बनाऊंगा, फिर खाऊंगा, एंड आप भी यही करोगे, राइट? आपकी फैमिली भी यही करेगी। ये पूरा का पूरा मामला फूड प्रोसेसिंग पोटेंशियल से रिलेटेड है। पहले हम स्कीम को समझ लेते हैं, फिर हम आर्टिकल पे आएंगे। ठीक है, अच्छा आर्टिकल है, मतलब हम क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं इस पे। ठीक है, इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को लिया है। PLI स्कीम क्या थी? खैर ये नई स्कीम तो है नहीं, ये पुरानी स्कीम है, लेकिन हम समझ लेते हैं रिवीजन के लिए। ओके, ऑल्सो अपने मेंस आंसर में हमें सब्सटैंशिएट भी तो करना है, और ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो कि बहुत ही कंटेम्प्रेरी हैं। ठीक है, जो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं, और जैसे जैसे हमारी दुनिया चेंज हो रही है, जैसे जैसे अपग्रेड हो रहे हैं हम, ये कुछ ऐसी स्कीम्स है तो करना पड़ेगा, क्योंकि फूड इंडस्ट्री तो इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री, और इंडिया जितनी बड़ी जनता उतना ज़्यादा कंजम्पशन। ठीक है, PLI स्कीम क्या थी? PLI स्कीम एक्चुअली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, in order to boost the domestic and manufacturing, cut down the imports bill, the central government in March 2022 introduced PLI scheme, which aims to give companies incentive on incremental sale from products manufactured in domestic unit. ठीक है, 2-3 कीवर्ड इसमें हैं। एक तो है इंक्रीमेंटल सेल, कौन से प्रोडक्ट पे होगी जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं डोमेस्टिक यूनिट्स पे। ठीक है, और बेसिकली इसको किस लिए लाया गया था? टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कट डाउन इंपोर्ट बिल। बाहर से हम सामान मंगाते थे, फिर हम यूज़ करते थे, उस पर टैक्सेस लगते थे, ढेर सारे ट्रेड बैरियर्स थे। इसको हटाने के लिए सबसे सीधा सिंपल एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्च 2020 में PLI स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी भाई, कि भाई तुम खुद उगाओ, खुद ट्रांसपोर्ट करो, खुद
प्रोड्यूस करो, डोमेस्टिकली होना चाहिए, और फिर हम तुम्हें इंसेंटिव्स देंगे। अब इंसेंटिव्स क्या क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इनवाइटिंग फॉरेन कंपनीज टू सेटअप इन इंडिया देयर शॉप्स, द स्कीम ऑल्सो एनकरेजेस लोकल कंपनीज टू सेटअप एंड एक्सपैंड एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चर यूनिट। ये वही बात हो गई माइक्रो स्मॉल एमएसएमई वाली, माइक्रो स्मॉल कंपनी वाली बात हो गई है, ठीक है। तो पीएलआई स्कीम हैज ऑल्सो बीन अप्रूव्ड फॉर सेक्टर्स automobiles, pharmaceuticals, IT hardwares, including laptop, mobile phone, telecom, white goods. white goods क्या होते हैं एक बार मेरे को बता देना आप कमेंट करके, what are white goods, ठीक है। chemical cells, textile, everything. PLI scheme not only limited to food, but this is for everything. Okay? So, but आज हम जो context में बात कर रहे हैं वो food के context में बात कर रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली ये स्कीम क्या करेगी, to strengthen the creation of global, समझ में आ गया है, strengthen select Indian brands for food processed, increase employment opportunities to remunerate prices of farm produce and higher income, ठीक है। क्या क्या कवर करेगी, it will support food manufacturing units, ठीक है, stipulate minimum sales willing to make stipulated investment expansion, ठीक है। द फर्स्ट कंपोनेंट रिलेटेड टू इंसेंटिवाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 4 मेजर प्रोडक्ट सेगमेंट, वो है रेडी टू कुक वाले को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, रेडी टू ईट वाले को किया जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसका जो मेन मुद्दा है वो रेडी टू मेक वाला चीज है, ठीक है। अभी हम आर्टिकल पे आके समझते हैं। स्कीम समझ में आ गई आपको क्या थी, ठीक है। अब हम आर्टिकल पे आके समझते हैं। तो देखिए जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हम ट्रेडिशनल चीज़ों को रिवैम्प करके, और एक कंसेप्ट चलता है फार्म टू फोक, ठीक है। खेत से डायरेक्ट फोक तक, मतलब आपके चम्मच तक आप खा रहे हो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, टेक्नोलॉजी इन बैरियर्स को हटा रही है, ओके। सो इंडिया, एज आई सेड, इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड प्रोसेस्ड इन द कंट्री, ठीक है। ये किस चीज़ से रिलेट करता है, रिसेंटली कोविड क्राइसिस में सबका वर्क फ्रॉम होम रहा है। कोरोना के टाइम पे लोग घर थे ज़्यादा, तो कंजम्पशन भी ज़्यादा होता था, और जब कंजम्पशन होता था तो बहुत लोगों का ये भी मन करता था अर्बन सिटीज़ में कि खाना ऑर्डर करके मंगाएं, पैक्ड फूड मंगाएं। नहीं टाइम मिलता है, मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, आपको भी नहीं मिलता होगा, पढ़ते होंगे तो ऐसा होता है ना कि पैक्ड फूड मंगा लें, खा लें, बस छुट्टी हो जाए। तो उसी चीज़ों को तो आप बस समझ रहे हैं कि कैसे हम चीज़ें इंप्लीमेंट करें, ठीक है। तो इस सिचुएशन को आप खुद से रिलेट करके देखिए कि अगर आपको खाना पैक्ड फूड चाहिए तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, उससे रिलेटेड जो बिजनेस पीपल हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, उसके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, उसके लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, जो फार्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मतलब कि अच्छा खासा आपके पास मटेरियल है इस चीज़ को लिखने के लिए। आंख बंद करके भी आप आराम से लिख सकते हैं, बस एक ओवरव्यू देखना होगा आपको, ओके। सो इट्स नॉट मोर रॉकेट साइंस, बट वी मस्ट नो अबाउट द पॉलिसीज एंड द स्कीम्स विच इज इन रिसेंटली हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसकी जो कैटेगरी 1 है, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है बेसिकली। कैटेगरी 1 जो है वो ये कहता है कि which incentivizes firms for incremental sales and branding marketing initiative taken abroad, ठीक है। ये कैटेगरी 1 है। बेनिफिशियरीज को है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट उनको करनी पड़ेगी, जहां पे इवेंचुअली दे विल गेट द अमाउंट, ठीक है। अज्यूमिंग द कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट एज अ फिक्स्ड रेशियो, ये सब हम देख सकते हैं बाद में। लेकिन एक ये है कि कैटेगरी 1 में incentives firm for incremental sales and branding marketing incentives taken abroad, ये इसमें बेनिफिशियरीज से रिलेटेड ये बात की गई है कैटेगरी 1 में, ठीक है। इसी से रिलेटेड कैटेगरी, अच्छा ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्टडी की गई थी। स्टडी ये की गई थी कि जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है, अर्बन एरिया जहाँ जहाँ बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी जहाँ बन रही हैं, वहाँ पे जो फूड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है। ऑफ कोर्स जहाँ पे जनता ज़्यादा होगी, जहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा होगा, अर्बन एरिया जहाँ डेवलप करेगा, लोग ज़्यादा माइग्रेट करेंगे, लोग ज़्यादा रहेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो खाना भी तो कंज्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। डिमांड भी उसी हिसाब से आएगी।
तो ये बात यही कही गई है, जैसे हमारे स्टेट हैं, यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है, बीच में अंडरलाइन किया है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, अर्बनाइजेशन काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो फूड प्रोसेसिंग आउटपुट्स हैं, उनकी भी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, तो ये स्कीम बहुत मैटर करेगी वहाँ पे। ठीक है, इसका जो कैटेगरी 3 है, कैटेगरी 3 में वो सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स आएंगे विच विल बी सपोर्टिव फॉर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज इन फॉरेन मार्केट। ठीक है, बाहर की भी मार्केट में इनसे जुड़ेंगे। जैसे कोई भी एक एग्जांपल मेरे को आ नहीं रहा है दिमाग में, जैसे अमूल ले लीजिए, लेट्स से कि अमूल एक बहुत छोटी सी कंपनी है। ठीक है, तो अमूल या फिर उससे रिलेटेड एक आनंदा करके आता है, एक डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत छोटी कंपनी है, तो वो अगर कैटेगरी 3 में आती हैं तो उसको ये स्कीम इंटरनेशनल लेवल पे एडवर्टाइज करेगी। ठीक है, मार्केटिंग करेगी उसकी, और इट में लेवरेज ऑन इट्स यूनिक जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू अनटैप्ड मार्केट्स ऑफ कहाँ पे, यूरोप, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, ओशियानिया एंड जापान, इन सारे देशों में उसकी मार्केटिंग भी होगी। सो अच्छी स्कीम है, मस्त स्कीम है, लेकिन कुछ चैलेंजेस यहाँ पे कौन से आएंगे, एमएसएमई वाले जो चैलेंजेस आएंगे, जिनकी वजह से जो हमारे बैलेंस पेमेंट है वो, एमएसएमई में जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं वो, एमएसएमई में जो टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं, स्किल्ड लेबर्स हैं, ठीक है, उनको जो लोन मिल पाता है वो, क्रेडिट जो फैसिलिटी है वो, बहुत सारी स्कीम जो हमने डिस्कस भी किया था, याद है, एमएसएमई से रिलेटेड अभी 2-3 दिन पहले, तो वो आप आर्टिकल देख सकते हैं। ठीक है, सो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस टू फाइनेंस इट्स पेरेनियल एनुअल प्रॉब्लम इन अ कंट्री प्री डोमिनेटिंग ड्यू टू लैक ऑफ पावर, वही बात हो गई है। ठीक है, आप एमएसएमई वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं, आप ये आर्टिकल क्लब हो जाएगा उससे। ओके, सो यहाँ पे जो अंडरलाइन मैंने किया है वो कुछ बैंक्स से रिलेटेड है, कि कुछ बैंक्स जो हैं वो P2P, पीयर टू पीयर लेंडिंग होल्ड कर सकती हैं माइक्रो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के लिए। देखिए, जैसे यूके गवर्नमेंट ने ऑलरेडी किया हुआ है, साइमल्टेनियसली हमारे भारत में भी कुछ बैंक हैं, जैसे मुद्रा बैंक, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, जिन्होंने काफ़ी मदद भी की है, ऐसा नहीं है, मदद भी की है, लेकिन और ज़रूरत है। ठीक है, सो इससे एक सिस्टम आता है रिलेटेड कि ट्रेड्स, TREDS, मतलब कि ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फैसिलिटेट करेगा फाइनेंसिंग और डिस्काउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ MSME। ठीक है, तो ये MSME के थ्रू ही जितने भी फाइनेंसेस होंगे उसको डिस्काउंट और एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म देगा उसको। और क्या किया जा रहा है, इसको GST के साथ क्लब किया जा रहा है, ताकि एक एफिशिएंट मॉडल तैयार हो सके टू रिलीव द फाइनेंसर्स। ठीक है, सो बेसिकली बाय वेलकमिंग द न्यू ब्रांड इन द कैटेगरी, PLIS एम टू क्रिएट इनेबलिंग इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन इन बोथ फूड प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद, ठीक है, हेमलाइंस ऑफ स्कर्ट्स वर इंडेक्स्ड टू प्रेडिक्ट द फाइनेंशियल स्टेट। ठीक है, no wonder 50 years hence the progress of nation will be benchmark of the ability to sustainability feed their population। ठीक है, ये कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, और हम इंटरलिंक कर सकते हैं इसको। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा पार्टिकल स्कीम पे ही आप लिखो, हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से इंटरलिंक कर सकते हैं, हम इसको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से हम लिंक कर सकते हैं, इसको GST से हम लिंक कर सकते हैं, इसको जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया से रिलेट कर सकते हैं, ईज ऑफ बिजनेस से हम रिलेट कर सकते हैं इसको, कई सारे इसमें एंगल्स हैं। ठीक है, तो एक है इसमें एक क्वेश्चन तो काफ़ी बन सकते थे जो मैंने पूछा होगा, आप उसमें बताइएगा। और एक ये, व्हाट आर द अदर स्कीम्स रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ओके, गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन सी स्कीम है, तो ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हम इस न्यूज़ पे चलते हैं। खैर कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, बस यही बोला गया है, कीपिंग फेथ पीपल टू पीपल इनिशिएटिव कैन बिल्ड गुडविल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, जैसे कि कहा गया कि पाकिस्तान के साथ संबंध हमेशा से ही ठीक नहीं रहे हैं, और हालांकि रिसेंटली जब हमने देखा
कि कुछ टेरर अटैक्स हुए थे पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पे, और फिर आर्टिकल 370 जब जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया गया था तो वैसे ही नेगोशिएशन नहीं होती थी, और जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो पाकिस्तान ने अपना ट्रेड ही बंद कर दिया है इंडिया से, ठीक है। इट हैज़ स्टॉप्ड ऑल द ट्रेड टाइज, और कोविड-19 की वजह से एक वर्चुअल सिक्योरिटी भी लगाई दी गई है। तो बेसिकली मतलब बहुत से लोग हैं इंडिया पाकिस्तान के जो मिलना चाहते हैं एक दूसरे से। धार्मिक स्थल हैं, जैसे भारत में अजमेर शरीफ है, दिल्ली में निज़ामुद्दीन दरगाह है, वैसे ही पाकिस्तान में बहुत होली प्लेसेस हैं, ठीक है। जैसे करतारपुर बॉर्डर का रास्ता जो खुलता है, परमहंस मंदिर है, पाखुन पता नहीं कौन सी जगह लिखी है, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोनों देशों के लोग आना चाहते हैं और अपने पिलग्रिमेज पे विज़िट करना चाहते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा, ट्रेंडिंग होगा बहुत यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे न्यूज़ में कि दो भाई थे जो कि एक पाकिस्तान और एक इंडिया के थे, और लगभग 75 साल बाद वो लोग मिले हैं। तो ये आर्टिकल पूरा उसी पे बेस्ड है कि पीपल टू पीपल इनिशिएटिव कैन हेल्प बिल्ड गुडविल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और रिसेंटली ये भी किया गया है कि पाकिस्तान ने एक अपनी नई इनिशिएटिव ली है, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने, कि दोनों कंट्रीज़ के जो श्रद्धालु हैं वो एक एयर जर्नी कर सकते हैं, मतलब बिना किसी चुनावी डैमेज के, पॉलिटिकल डैमेज के, वो ट्रैवल कर सकते हैं, ताकि उनकी जो बरकरार है, जो यकीन है, विश्वास है, वो अपने धार्मिक स्थलों पे बरकरार रहे। तो to avoid the extra travel time, Pakistan Hindu Council, which has now signed MOU with Pakistan International Airlines to facilitate phased based group, और कराची लाहौर से ये फ्लाइट जाएगी, और जिस भारत के जिस शहर में पिलग्रिमेज होंगे, जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पे ये जाएगी, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आर्टिकल था, अच्छा था, मतलब बस ये है कि अमन शांति रहे दोनों देशों के बीच में। कहीं ऐसा ना हो कि जब हम ये सारे ट्रैवल्स अलाउ कर दें तो इसी की आड़ में टेररिस्ट अपना ज़रिया ढूंढ लें फियर अटैक करने का, टेरर अटैक करने का। खैर, ये एक आर्टिकल है जो आने वाले टाइम पे थोड़ा सा गर्म होने वाला है, तो लेट्स सी क्या इसमें और एडिशनल पॉइंट्स हैं, हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आज का आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, और पूछे गए क्वेश्चंस पे प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अदर देन दिस टॉपिक्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली कमेंट हियर, ठीक है। तब तक आप अपना प्लीज़ ख्याल रखिए, मिलते हैं हम कल के एडिटोरियल और ओपेन एनालिसिस में। जय हिंद।